इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 11 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 कूलम इज इक्वल्स टू। तो 1 कूलम का वैल्यू क्या होता है? सबसे पहले हमको ये पता है कि आई इज इक्वल्स टू, आई क्या है सर यहाँ पे करंट, क्यू अपॉन टी है ना। ये क्यू क्या है? चार्ज, और टी टाइम। तो इस यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? चार्ज। क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। अच्छा, क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कूलम। चार्ज कैसा यूनिट? कूलम। तो C इज इक्वल्स टू, ये C कूलम को डिनोट करता है, और I करंट कैसा यूनिट? एम्पियर है ना, एम्पियर। और टाइम को लिख सकते हैं सेकंड। तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो क्या पूछ रहे हैं सर? 1 कूलम। तो 1 कूलम किसके बराबर है? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पहला का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड बाय फ्रैक्शन इट मीन्स। तो कह रहा है कि बॉडी एक नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या ऑप्शन देखते हैं? द बॉडी हैज़ एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। द बॉडी हैज़ एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन से तो बिल्कुल नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। मस्ट बी जीरो, इससे भी नहीं होगा। और मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो सर नेगेटिवली चार्ज के लिए हम क्या चाहिए? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी द चार्ज ऑन द अदर बॉडी। जैसे एक चार्ज ऑब्जेक्ट है ए, वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको बोल सकते हैं हम बी। तो क्या जरूरी, अगर ए चार्ज ऑब्जेक्ट है तो क्या जरूरी है कि बी भी चार्ज होना चाहिए? है ना। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बी चार्ज होना चाहिए। तो बी पे चार्ज कितना भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, चार्ज जीरो भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। हमारा ए चार्ज है तो वो बी को अट्रैक्ट करेगा, चाहे बी चार्ज हो या फिर ना हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मे मस्ट बी नेगेटिव, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव होना जरूरी है। उसके बाद मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी जीरो, और मे नेगेटिव और मे नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो है ना। तो या तो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बात की है किसका? अदर बॉडी का। जो बॉडी चार्ज है उसके लिए बात नहीं कर रहा है, जिसको अट्रैक्ट करेगा उसके लिए बात कर रहा है ना। तो अदर बॉडी चार्ज हो ना हो, कुछ भी हो, जीरो हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सूटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए एक सूटेबल यूनिट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर? वो होता है हमारा फोर्स अपॉन में चार्ज। तो फोर्स को क्या से हम डिनोट कर सकते हैं? न्यूटन से। और चार्ज को हम लोग कर सकते हैं कूलम से। तो न्यूटन अपॉन कूलम, एन अपॉन सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, एन अपॉन सी, न्यूटन अपॉन कूलम। ये किसका? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड करंट इन अ मेटेलिक वायर। तो क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसी की वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है एक मेटल वायर में, है ना। एक मेटेलिक कंडक्टर में करंट किसके चलते कॉन्स्टिट्यूट होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन एज, है ना। तो बाई कन्वेंशन जो हम डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं वो लेते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोटोन, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। तो हमने बाई कन्वेंशनली प्रोटोन के डायरेक्शन को ही डायरेक्शन ऑफ क्या वो डायरेक्शन ऑफ करंट ले लिया, है ना। डायरेक्शन ऑफ प्रोटोन इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज बाई कन्वेंशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोटोन कहाँ पे सर? डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, है ना। प्रोटोन को ही बोलते हैं पॉजिटिव चार्जेस। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट बाई कन्वेंशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज इंक्रीज्ड इट्स रेजिस्टेंस। तुमको पता है सर क्या कि रेजिस्टेंस और क्या है? टेम्परेचर, यानी कि हीट के बीच में क्या रिलेशन है? तो रेजिस्टेंस जो है वो हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका एक हमने फॉर्मूला पता है, H=I²RT, है ना। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हमको ये भी दिया हुआ है, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, है ना। तो यानी अगर H बढ़ता है तो R भी बढ़ेगा, और R बढ़ता है तो H भी बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ऑलवेज इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑलवेज इंक्रीज, 7 का बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक रेजिडेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा ना, रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा।
रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे बात किस चीज़ का क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात नहीं की है, यहाँ पे बात की गई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं सर, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी। और हमने पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है ना। तो वो किस चीज़ पे, एक गिवन मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी हमारा कांस्टेंट होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली मटेरियल पे, है ना। मटेरियल चेंज करेंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी है वो लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, जो ऑप्शन तीनों दिख रहा है आप, इट्स डायमेंशन यानी कि उसके एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, डायमेंशन जो भी है उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो एक स्पेसिफिक मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे इस मटेरियल का इतना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, चाहे आप लेंथ कितना भी लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक यूनिट होता है ना, इतने यूनिट का, तो इट्स मटेरियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है सर, ओम मीटर, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। रेजिस्टिविटी का क्या होता है, यूनिट ओम मीटर, 9th का बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज, है ना। तो टंगस्टन जो हमारा फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, उसको टंगस्टन का बनाया जाता है, ऐसा क्यों। तो इट्स रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, रेजिस्टेंस उसका हाई होता है। इट इज़ चीपर, चीपर भी। अच्छा आगे देखते हैं, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ हाई। देखिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो हमारा ये हो जाएगा, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ हाई। उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और जिसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी मेल्ट नहीं होता है ना, क्योंकि उतना ज़्यादा जब हीट होता है तो अगर लो मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट को या फिर लेंगे किसी मेटल को तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, तो हमारा बल्ब सही से जल नहीं पाएगा। ऑप्शन डी क्या है कि इट्स फिलामेंट इज इजीली मेड, लेकिन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ना, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिड्यूस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन ड्यूरिंग सो द हीटिंग इफेक्ट्स इन द कंडक्टर विल बिकम। तो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस को हम हाफ करते हैं ना, इनिशियल वैल्यू से हाफ करते हैं, तो इन ड्यूरिंग सो हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट पे क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए हमको एक रिलेशन पता है क्या, एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। इस एनर्जी को हम जैसे समझिए, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई, है ना। और वी आई से हमको क्या मिलता है, आई स्क्वायर आर। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं किसका, आई का, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, आर आर कट के कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो कितना मिला, पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम लोग यही पावर को क्या बोल सकते हैं, एनर्जी, है ना। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। इसके बीच में इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर हम इसको हाफ इनिशियल वैल्यू से क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, है ना। देखिए तो अगर इसको हम हाफ सॉरी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं ना, हाफ डिक्रीज करते हैं, तो ये डबल इंक्रीज होगा, है ना, ये डबल इंक्रीज होगा। तो कौन सा ऑप्शन डबल है, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, डबल, हीटिंग इफेक्ट डबल इंक्रीज होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन है, लॉज ऑफ हीटिंग आर गिवन बाई, लॉज ऑफ हीटिंग किसके द्वारा दिया गया था, जूल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आगे बढ़ते सर, 12th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है किसके प्रिंसिपल पर बेस होता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट और नॉन ऑफ द अबव। तो जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है वो क्या करता है, वो हीट करता है ना, हीट प्रोड्यूस करता है, तो किसके बदौलत करता है, करंट के बदौलत, तो उसमें क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है उसके कारण वो चलता है हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द, जो फ्यूज वायर है तो उसको कहाँ कनेक्ट किया जाता है, न्यूट्रल वायर में, अर्थ वायर में, लाइव वायर में और नॉन ऑफ द अबव। तो जो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस है तो पता है, तो उसको कहाँ कनेक्ट करते हैं हम लोग, लाइव वायर में, है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट कंडक्टर इज ड्यू टू, तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कंडक्टर होता है वो किस लिए होता है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एटम्स, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स
और अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स और रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। तो जैसे करंट, एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होता है, करंट फ्लो बेसिकली क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उसके चलते लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा तो उसी के चलते हीट प्रोड्यूस होता है ना, और उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वायर हैविंग अ रेड प्लास्टिक कवरिंग इज अ। तो जो रेड प्लास्टिक कवरिंग वाली वायर होती है उसको क्या बोलते हैं सर, लाइव वायर, है ना, गरम तार लाइव वायर, ठीक है। तो रेड प्लास्टिक वाली कवरिंग को क्या बोलते हैं, ऐसा जनरली रेड प्लास्टिक वाली को लाइव वायर से इंडिकेट करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्विच इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द। तो स्विच कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, अर्थ में, न्यूट्रल वायर में, लाइव वायर में, है ना। तो किस में कनेक्ट किया जाता है, लाइव वायर में, है ना, लाइव वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमिंग ऑफ अ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन डायरेक्ट कंटेक्ट कॉज। तो जैसे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये कहीं में जैसे कनेक्ट होता है ना, जैसे कहीं पे आपका जो सर्किट है वो थोड़ा जैसे तार जहाँ पे अनकवरिंग है ना, जैसे तार कवर होता है हमारा, तार घर का जो वायरिंग होता है, और कहीं पे अगर उसका कवरिंग जैसे हट जाए किसी कारण से, और या फिर ओवरहीट की वजह से उसका जो ऊपर वाला कवरिंग है वो पिघल करके और दोनों आपस में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर सट जाए आपस में, तो क्या होता है, उस केस को क्या बोलते हैं, उस केस को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। यानी कि सर्किट हमारा शॉर्ट हो जाता है। जैसे समझिए हमारे यहाँ से लाइव आ रहा था और ये पूरे घर में ऐसे घर, एक मिनट, जैसे हमारा लाइव वायर आया ऐसे, ये लाइव वायर है, ये हमारे घर का कनेक्शन पूरा, और फिर ये न्यूट्रल वायर आया बाहर, है ना, और अर्थ का कनेक्शन इधर से देते हैं। तो देखिए क्या है, इधर से ये अर्थ, ये लाइव न्यूट्रल अर्थ। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा लाइव और न्यूट्रल जो कंटेक्ट में आ जाए तो क्या होगा, पहले सर्किट यहाँ से आकर पूरे घर से घूम करके ऐसे और फिर आ जाती थी, लेकिन अब क्या हुआ, लाइव और न्यूट्रल कंटेक्ट में आ गए, है ना। तो क्या हुआ, सर्किट हमारा यहीं से कंप्लीट हो गया, यानी सर्किट हमारा छोटा हो गया। पहले क्या था, इधर से आकर के इधर से घूमते हुए, इधर से घूमते पूरे घर का चक्कर लगाते हुए तब आता था, लेकिन अब क्या हुआ सर, बीच में ही टच हो गया, तो क्या हुआ, सर्किट हमारा छोटा हो गया। उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट हमारा छोटा होता है, शॉर्ट सर्किट, है ना, जब कंटेक्ट में आता है लाइव और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कंटेक्ट में, तो उनको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रिक फिटिंग इन अ हाउस द लाइव वायर गोज थ्रू द स्विचेस, द न्यूट्रल वायर गोज थ्रू द स्विचेस, द अर्थ वायर गोज थ्रू द स्विचेस, नो वायर गोज थ्रू द स्विचेस। हमने अभी ऊपर देखा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा उसके भाषा में बदलाव है। तो इस सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 जैसा है, अ स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द, यहाँ पे भी वही है, द लाइव वायर गोज थ्रू द स्विच, है ना, जो स्विच के थ्रू होता है कौन सा वायर जाता है, लाइव वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हाई पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर अर्थ टू। तो जो हाई पावर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उनको अर्थ कहते हैं, और उनके प्लग को अगर हम देखें तो उनका प्लग ऐसे होता है ना, एक यहाँ पे बीच वाला, और ये लाइव और न्यूट्रल, ये अर्थ वायर, है ना, ऐसे होता है। ये थोड़ा सा लंबा होता है ना, और थोड़ा सा मोटा होता है, तो इसी को बोलते हैं ये अर्थ का कनेक्शन होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो क्या है ऑप्शन, अवॉइड शॉक, अवॉइड वेस्टेज, और मेक द अप्लायंस लुक ब्यूटीफुल, रिड्यूस द बिल। तो देखिए अप्लायंस ब्यूटीफुल होने से उसका कोई मतलब नहीं है, बिजली का बिल आपका बिल कम करने से उसका कोई मतलब नहीं है, वेस्टेज से भी कोई मतलब नहीं है। मेन जो उसका मतलब होता है वो होता है शॉक से। जैसे अगर बड़े बड़े अप्लायंसेस है और कहीं से मान लीजिए तार कहीं से उसके बॉडी में टच हो रहा है, जैसे मेटल के कुछ अप्लायंसेस हैं, है ना, और अंदर से कनेक्शन कहीं पे उसके बॉडी में टच हो रहा है, तो क्या होगा, इसके बॉडी में पूरा क्या होगा, करंट आएगा, है ना, और वो करंट से किसी को शॉक लग सकता है। तो उसकी वजह से एक अर्थ, इसको अर्थ कहता है, जैसे इसके बॉडी से एक अर्थ ले जाता है, उससे क्या होगा सर कि हमारे जो शरीर, जैसे हमने अगर यहाँ पे अगर कैसे इसको कोई टच करता है तो उसको शॉक नहीं लगेगा, है ना, उसको शॉक नहीं, अगर इसको इस अप्लायंस को कोई टच करता है और इसमें क्या है, इसके बॉडी में करंट आ रहा है, तो क्या होगा, अर्थ के थ्रू अर्थ में चला जाएगा, जिसकी वजह से शॉक नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। शॉक को हम अवॉइड करने के लिए हाई पावर अप्लायंस को अर्थ करते हैं ना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अवॉइड शॉक। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।